हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्या और आज के कुछ करंट अफेयर टॉपिक्स लेकर के मैं आपके सामने हूँ, जिसमें सबसे पहले है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये अभी न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं भारत के अंदर, जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन लोगों ने अपने यहाँ लेबर लॉज को, यानी कि जो श्रमिकों से जुड़े हुए कानून होते हैं उनको थोड़ा कमज़ोर कर दिया है, जिससे इस बात की संभावना बन गई है कि श्रमिकों के कानून कमज़ोर हो जाने की वजह से इनका शोषण हो सकता है। जो इन्हें अपने यहाँ काम पर रखते हैं उनका शोषण कर सकते हैं, और ऐसा होता भी है। इस वजह से कुछ संस्थाओं ने, जैसे बहुत सी ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने मिल करके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम जो संस्था है, जो कि जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ये नोट कर लीजिएगा, ये जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है ये संस्था, वहाँ पर एक लेटर लिखा है, उनको बताया है कि ये श्रम कानून कमज़ोर ना होने दिए जाएँ, नहीं तो इससे मज़दूरों का शोषण होने लगेगा। तो एक चीज़ तो आप ये याद रखिए कि ये स्विट्ज़रलैंड में है इसका हेडक्वार्टर, और दूसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है वो ये है कि जो श्रम है वो हमारे भारत देश में, अगर हम संविधान की बात करें तो वो समवर्ती सूची का विषय है। हमारे यहाँ जैसे आपको पता होगा 3 सूचियाँ हैं, 3 लिस्ट हैं। एक लिस्ट है यूनियन लिस्ट, एक लिस्ट है स्टेट लिस्ट, और एक लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में उन सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है जिस पे केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरी है स्टेट लिस्ट, उसमें उन सब्जेक्ट्स के विषय में बताया गया है जिस पे केवल और केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिस पे दोनों ही बना सकते हैं कानून, केंद्र भी और राज्य भी। तो अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमें जो लेबर लॉ है यानी श्रम कानून है उसमें थोड़ी सी ढील देनी होगी, और राज्य सरकारों ने भी इस पे काम किया है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ती, याद नहीं करनी पड़ती। अगर आप ध्यान दें तो एग्ज़ाम में वैसे ही, अगर आपने करंट अफेयर न्यूज़ पे ध्यान दिया तो आपको वैसे ही याद आ जाएगा कि इसके बारे में तो दोनों बात कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि ये समवर्ती सूची का विषय होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें आप याद रखिएगा, हेडक्वार्टर कहाँ है और ये किस समवर्ती सूची का विषय है कि किसका विषय है, केंद्र का है, राज्य का है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। दूसरा देखते हैं चाइनाज़ लॉ फॉर हांगकांग। चाइना के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि चाइना 1 कंट्री 2 सिस्टम को मानता है। जैसे वो ताइवान के लिए बात करता है, उसी तरीके से वो हांगकांग के लिए बात करता है 1 कंट्री 2 सिस्टम, यानी हांगकांग जो है हमारा ही देश है, लेकिन वहाँ पे जो कामकाज है वो लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन वो देश का हिस्सा हमारा ही है, वो हमारे ही देश का हिस्सा है। तो अभी कुछ दिनों से क्या हुआ है, इन देशों में आज़ादी की मांग उठने लगी है, जिससे चाइना काफ़ी परेशान हो गया है। ठीक है, कश्मीर में आज़ादी की मांग उठती है तो बड़ा अच्छा लगता है उसको, और भारत कुछ काम करता है तो उसको बड़ा बुरा लगता है, लेकिन उसके यहाँ जब आज़ादी की मांग उठ रही है तो उसको बड़ी परेशानी हो रही है भाई। ठीक है, पता नहीं अजगर जो है कहाँ तक जाएगा, लेकिन आइए ठीक है, खैर आगे चलते हैं। तो चाइना क्या कर रहा है, एक नियम लेकर आ रहा है, एक कानून लेकर आ रहा है। उस कानून का काम क्या होगा, अभी तक क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति हांगकांग में है और वो व्यक्ति कोई अपराध करता है तो हांगकांग से चाइना उस व्यक्ति को ऐसे ही नहीं ला सकता, उसके ऊपर अगर चलाना है मुकदमा तो उसको क्या करना होगा, हांगकांग की सरकार से इजाज़त लेनी होगी। ठीक है, लेकिन अब जो कानून ला रहा है उसके अनुसार क्या होगा कि इजाज़त नहीं लेनी होगी, वो जाएगा सीधे उठवा लेगा। अगर कोई उसको ऐसा लगता है कि हांगकांग में कोई ऐसी गतिविधि चल रही है जो देश विरोधी है, तो उसमें कोई भी व्यक्ति अगर शामिल है तो उसको वो उठवा सकता है बिना इजाज़त के, हांगकांग की बिना इजाज़त के। ठीक है, और इस चीज़ में उसको एक आश्वासन भी मिल गया है। कैरी लैम एक मिनिस्टर हैं हांगकांग की, एक लेजिस्लेचर है हांगकांग के, जो लेजिस्लेचर होगा उसमें जो विधानसभा होगी हांगकांग की वहाँ पर, और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि आप आओ, आप लेकर के आओ, हम बनाएंगे, हम आपका सहयोग करेंगे और इस तरह के कानून बनाने देंगे आपको। तो चाइना हो सकता है ये कानून बना भी ले। ठीक है, इससे उसको मिल जाएगी ये छूट कि जिसको चाहे वो उठवा ले हांगकांग से। अभी तक ऐसा नहीं होता था, इसीलिए उसका विरोध हो रहा है। और क्या चाइना ऐसा कर सकता है? जी हाँ, चाइना का संविधान जो है वो अनेक्सर 3, उसमें अनेक्स 3 यानी एक संलग्नक है, एक लिस्ट है बेसिकली, उसमें ये लिखा हुआ है, एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है जिसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा, और उसके अंतर्गत अगर कोई भी देश विरोधी काम करता है तो उस व्यक्ति को हांगकांग जो है वो चाइना जो है वो दूसरे देश से अपने देश में उठवा सकता है, और उसके लिए इजाज़त ले सकता है दूसरे देश के लेजिस्लेचर से भी। इस बारे में उसमें बातें कही गई हैं, इसलिए ऐसा वो कर सकता है। और इसके बारे में इतना ही काफ़ी है, पड़ोसी देश है और इसके बारे में इतना जानना बहुत है। प्री एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, मेंस एग्ज़ाम में तो हो सकता है शायद ना भी पूछा जाए। ये वीडियो है आपके जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बात मैं कर रहा था,
ये उसका ऑफिस है। ये देखिए बहुत बड़ा ऑफिस है और यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है एक मजदूर की, जो कुदाल से कुछ खोद रहा है। मजदूर को एक डिपिक्ट करता हुआ, मजदूर को प्रदर्शित करती हुई एक मूर्ति है। तो ये आप देख करके समझ सकते हैं कितना बड़ा ऑफिस है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। और ये कहाँ है? जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कुछ तनातनी चल रही है। 3 मई को क्या हुआ था कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से साउथ कोरिया की तरफ एक गोली चल गई, 3 राउंड फायर हुए और नॉर्थ कोरिया कह रहा है ये गलती से हो गया, हमने कुछ नहीं किया है, गलती से हो गया है। तो अब हुआ ये है कि इसको शांति समझौते का उल्लंघन माना जा रहा है। अब ये शांति समझौता क्या था? शांति समझौता 1953 में हुआ था और 1953 में शांति समझौते में 3 पार्टियां शामिल थीं। एक तो था यूनाइटेड नेशन कमांड, दूसरी थी कोरियन आर्मी और तीसरी थी चाइनीज़ वॉलंटियर आर्मी। चाइना ने साथ दिया होगा नॉर्थ कोरिया का, ठीक है। तो चाइना ने जब नॉर्थ कोरिया का साथ दिया और कोरियन आर्मी थी और यूनाइटेड नेशंस आया, उसने कहा कि हम तीनों लोग एग्रीमेंट करेंगे और इस एग्रीमेंट के तहत ये मानना पड़ेगा कोरिया को, नॉर्थ कोरिया को, कि तुम अब साउथ कोरिया पे हमला नहीं करोगे। एक तो चीज़ ये हो गई कि आप संघर्ष विराम जारी रखोगे। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो 38 डिग्री पैरेलल है, पैरेलल का मतलब क्या होता है? आपने ग्लोब पे बहुत सी ऐसी रेखाएं देखी होंगी जो ऐसे पैरेलल खिंची होती हैं। एक तो होता है लॉन्गिट्यूड, एक होता है लेटीट्यूड। लॉन्गिट्यूड ऊपर से नीचे आता है ऐसे ऐसे करके और लेटीट्यूड होता है इस तरीके से। तो पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड जो 38 डिग्री का है, उस 38 डिग्री पैरेलल लेटीट्यूड पे जो लाइन है वो लाइन क्या करेगी? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करेगी। तो इसी को कहते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की सीमा, ठीक है। तो उस एग्रीमेंट के तहत जो 38 डिग्री पैरेलल था वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की सीमा बन चुकी थी, ठीक है। अब हुआ क्या इसमें 1994 में जो याद रखने वाली कुछ चीज़ें हैं, जैसे 1994 में चाइना ने कहा कि मुझे इसमें नहीं रहना, ये संधि रहेगी, ये एग्रीमेंट आप रखो, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं रहूँगा, मुझे मत बुलाना कभी ये दोनों लड़ें तो, ठीक है। इसलिए वो अलग हो गया 1994 में, ठीक। तो ये एक याद रखने वाली चीज़ है। और 1953 में ये संधि हुई थी, ये याद रखने वाली चीज़ है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्री एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं और यही सारे पॉइंट्स हैं जो प्री एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको कहीं कुछ मिलता है, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज़ इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। आगे ये वही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का है। अगला है बग बाउंटी प्रोग्राम। अब जल्दी से इसके बारे में देख लेते हैं। ये आरोग्य सेतु ऐप है, इसके बारे में पता होगा आपको। आरोग्य सेतु ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनवाया है। अगर आप कभी जैसे कोई व्यक्ति है वो कभी बीमार होता है कोरोना वायरस की वजह से, तो उसका नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या ये कह लीजिए कि जो मेडिकल ऑफिसर है उसके पास रहता है, उसका डेटाबेस में डेटा चला जाता है, उसका नंबर चला जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हर आदमी अपने मोबाइल ऐप पे, जिसके पास भी स्मार्टफोन है, वो इसको डालेगा और इसको डाले बिना घर से बाहर नहीं निकलेगा। जो भी घर से बाहर निकला उसके पास ही मोबाइल ऐप होना चाहिए। तो होगा क्या इससे कि अगर किसी व्यक्ति को कभी कोरोना वायरस हुआ था और उसका नंबर कहीं था, नोट कहीं क्या रहेगा ही नोट, और वो कहीं बाहर निकला, तो होगा क्या कि उसके आसपास अगर कोई आदमी आता है तो उसके मोबाइल में भी अगर आरोग्य सेतु ऐप है तो उसकी घंटी बज जाएगी। उसको पता लग जाएगा कि उसके आसपास कोई ऐसा आदमी है जो कोरोना वायरस संक्रमित है और वो क्वारंटाइन तोड़ ताड़ के बाहर निकला हुआ है, तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर देगी फिर। तो इसीलिए आरोग्य सेतु ऐप लाया गया है ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी और हमारी सुरक्षा कोरोना वायरस से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सके। अब इसके बारे में न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो आरोग्य सेतु है, ये एक प्रोग्राम है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो आपके मोबाइल में डाला जा सकता है। हर सॉफ्टवेयर का एक कोड होता है जो कि उसकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है। जैसे अंग्रेजी में आप लिखते हैं ना ये कर दो ये कर दो, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी लिखा जाता है कि ये प्रोग्राम अगर ऐसा होगा तो ये करेगा, वैसा होगा तो ये करेगा, अगर कोई नज़दीक आएगा तो ये चेक करेगा ये कितने नज़दीक है, अगर इतने नज़दीक कोई आया है और क्या इसका नंबर गवर्नमेंट के पास था और ये कोरोना से ये संक्रमित था क्या, और क्या ये क्वारंटाइन के लिए इसको कहा गया था क्या वो क्वारंटाइन वाली चीज़ ऑन है इसकी, तो ये सब पता लग जाता है, वो सब प्रोग्राम में लिखा गया होता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है और तो वो क्या करेगा, प्रोग्राम क्या करेगा, घंटी बजा देगा पड़ोस वाले की। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, पड़ोस वाले घंटी बजा देगा और आपकी घंटी बज जाएगी अगर आप गलत तरीके से निकले हैं तो इसलिए ये आरोग्य सेतु ऐप बनाया गया था। अब इसका प्रोग्राम जो लिखा हुआ है ना वो सामने कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये अब ये पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं, पब्लिक के सामने है ये प्रोग्राम। अब कोई आदमी अगर इसमें प्रोग्राम में ये बता देता है कि इसमें कोई कमी है, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही नहीं है, क्योंकि इसमें आप अपना आधार डिटेल भी डालते हो, तो अगर आधार डिटेल डालते हो तो आधार एक बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, आधार नंबर।
तो अगर आप आधार नंबर डाल रहे हो तो आपकी सूचना किसी को पहुंच गई तो आपकी सूचना का गलत इस्तेमाल कर सकता है। और अगर आप ये साबित कर देते हो कि इससे, इस एप्लीकेशन से, इस आरोग्य सेतु ऐप से किसी की सुरक्षा के साथ समझौता किया जा सकता है, तो फिर क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 3 लाख रुपए का इनाम देगी अगर आप साबित कर देते हो कि हाँ सुरक्षा में चूक हो सकती है। ठीक है, 3 लाख रुपए का इनाम देगी, लेकिन आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। और दूसरी क्या है, 1 लाख रुपए का भी एक प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम क्या है? वो प्रोग्राम ये है कि 1 लाख रुपए का प्रोग्राम आपको दिया जाएगा तब जब आप कोई सुझाव देते हैं और वो सुझाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सही लगता है और उसे लगता है कि हाँ ये वाकई में एक ऐसा सुझाव है जिसमें खर्चा कम और फ़ायदा ज़्यादा है। ठीक है, फिजिबल जिसको कहते हैं, यानी इसको हम कर दें तो बेहतर होगा। अगर वो मान जाते हैं या फिर जो प्रोग्रामर है जिनको उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है, NIC का बनाया हुआ है ये, तो अगर वो मान जाते हैं, समझ जाते हैं कि हाँ इसमें सुधार किया जा सकता है जो आपने राय दी है उसके हिसाब से, तो आपको फिर 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। तो आप ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि बग बाउंटी प्रोग्राम, बग का मतलब होता है, यहाँ पे बग लिखा है ना, बग बाउंटी प्रोग्राम, बग का मतलब होता है समस्या या कमी, और बाउंटी का मतलब होता है धन यानी पुरस्कार। ठीक है, तो बग खोजिए, कमी खोजिए और इनाम पाइए, ये योजना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसी को बग बाउंटी प्रोग्राम कहते हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। आज मैंने नए तरीके से बनाने की कोशिश की इसको, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। बोर्ड पे बनाने से बेहतर मैंने समझा कि मैं इस तरीके से बनाऊं ताकि मुझे भी थोड़ी आसानी हो, और आपको ये बताना है कि आपको ये अच्छा लग रहा है या बोर्ड पे जब मैं समझाता हूँ वो अच्छा लगता है। अगर ये अच्छा लग रहा है तो खुल के बताइए, वो अच्छा लगता है तो भी खुल के बताइए, मैं वैसे ही बनाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।